जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। कई बार हमने देखा है कि मेडिकल का क्लेम जब देते हैं, मेडिकल क्लेम के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से हमको जो पेमेंट आता है वो काफ़ी कम आता है और हम मन महसूस के रह जाते हैं कि ये क्या इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ले ली जिसमें हमें मेडिकल का क्लेम ही पूरा नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेडिकल का पूरा क्लेम मिले, अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं उसका पूरा अधिकार आपको मिले, तो आपको आज का एपिसोड देखना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि छोटे-छोटे से ये पॉइंट आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लेने में रुकावट डाल सकते हैं। ईश्वर न करे आप कभी बीमार हों, पर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमने ली है, तो हमें उसके पूरे फ़ायदे जानने का अधिकार है। सबसे पहले आप अपने एजेंट को बुलाइए और उससे पूछिए कि क्या कोई डिडक्टिबल अमाउंट है। डिडक्टिबल अमाउंट का मतलब होता है, अगर आपका बिल 1 लाख का बना है और आपकी पॉलिसी में लिखा है कि डिडक्टिबल अमाउंट 10,000 होगा, यानी कि 10,000 रुपए पहले आपको अपनी जेब से भरना पड़ेंगे, तब जाकर 90,000 रुपए कंपनी देगी। नॉर्मली आजकल नई पॉलिसीज़ में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर है, तो आपको देखना ज़रूरी है। दूसरी बात, को-पेमेंट करना है क्या? बुजुर्गों की पॉलिसी में को-पेमेंट का क्लॉज़ जनरली पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर बुजुर्गों की बीमारी में 1 लाख रुपए का बिल बना और को-पेमेंट क्लॉज़ में लिखा हुआ है कि 20% को-पेमेंट चार्जेस लगेंगे, इसका मतलब है कि 1 लाख का बिल आते ही इंश्योरेंस कंपनी 80,000 देगी और 20,000 आपको अपनी जेब से देना पड़ेंगे। अगर को-पेमेंट क्लॉज़ होता है तो प्रीमियम थोड़ी-सी कम होती है, तो कम प्रीमियम के चक्कर में हम को-पेमेंट क्लॉज़ पे तो नहीं जा रहे हैं। आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से ये ज़रूर पूछ लीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप मनचाहा मेडिकल खर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले अगला तीसरा प्रश्न आप अपने एजेंट से पूछिए कि भैया इसके अंदर सब लिमिट्स क्या है? रूम रेंट की सब लिमिट क्या है? बीमारी की सब लिमिट क्या है? ये बता दो। ऐसा तो नहीं कि हम जिन रूम्स में रुकना पसंद ही नहीं करेंगे, वही रूम्स इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी कवर कर रही है, उससे ऊपर के रूम के खर्चे हमारे लग जाएंगे। ये देखना ज़रूरी है कि कितने रुपए प्रतिदिन के रूम चार्जेस की लिमिट इंश्योरेंस कंपनी ने डाली है। तो पहला प्रश्न हुआ डिडक्टिबल, दूसरा प्रश्न हुआ को-पेमेंट, तीसरा प्रश्न हुआ रूम की सब लिमिट क्या है। महंगा कमरा लिया तो अक्सर पूरा बिल अनुपात में कट जाता है। अनुपात में कट जाता है मतलब जब महंगा रूम लेते हो तो महंगी विजिटिंग होती है, महंगे डॉक्टर विजिटिंग फीस होती है, महंगा ही सुपरविजन चार्जेस होते हैं, महंगे ही बाकी चार्जेस होते हैं, तो वो सारे ही चार्जेस को प्रोपोर्शनेटली कम कर देते हैं। वो वहाँ हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको रूम रेंट की लिमिट के बारे में बाकायदा जानकारी लेनी चाहिए। इसके बाद आती है सब लिमिट। मोतियाबिंद है, पाइल्स है, घुटना है, इनकी बीमारी के लिए नॉर्मली लिमिट ही फिक्स्ड है। अब आपकी पॉलिसी है 10 लाख की, उन्होंने मोतियाबिंद में एक आंख के लिए 40,000 फिक्स कर दिए। अब आपको मिलना ही 40,000 है और आपने जाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर से बोला कि महंगे से महंगा लेंस लगा दो, उसने 1.25 लाख रुपए का लेंस लगा दिया आपकी आंख में। आप जब गए मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए, बंदे ने बोला सर आपकी लिमिट 40,000 है, फिर आप ठगा सा महसूस करेंगे। इसलिए पहले सब लिमिट देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए, या पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, उनको बोलिए कि भैया इसमें क्या कवर है जरा देख लो। That could be problem solving method. Now, third, वेटिंग पीरियड। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही आप बीमार पड़ गए और आपको क्लेम मिल जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर अंदर ही भगवान न करे आपको डेंगू हो गया, तो आपको कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक्सीडेंटल मेडिकल क्लेम तो मिलेगा। एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो बिल्कुल 30 दिन के अंदर अंदर मिल सकता है। स्पेसिफिक इलनेस में कुछ बीमारियों पे 2 साल हैं, कुछ पे 4 साल हैं। ये भी ध्यान रखना है कि कुछ स्पेसिफिक इलनेस है वो 2 साल तक आपको मिलेंगी ही नहीं। मतलब आपने पॉलिसी ली और पॉलिसी लेते ही आपको कुछ हो गया,
तो कुछ बीमारियों की ऐसी लिस्ट वो देते हैं जिनका ये कहना है कि भैया ये बीमारियां 2 साल तक हम क्लेम में नहीं लेंगे। जैसे डायबिटीज की बीमारी, अब मान लो आपको डायबिटीज की बीमारी है, पहले से है, तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है कि पुरानी बीमारी अगर है तो वो बोलते हैं कि भैया 3 साल तक तो आपको डायबिटीज के कारण अगर कुछ भी हुआ तो हम आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। तो आप जरा बैठिए, थोड़ा समझिए। पहली बात, कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए मुझे 2 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए मुझे 3 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैटरनिटी के लिए क्या है भैया, मैटरनिटी भी आती है, कवर होती है। अगर मैटरनिटी है तो मुझे उसके भी क्या दो, नियम दो। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अलग अलग नियम हैं। अपने एजेंट से बोलिए, डिडक्टिबल बता, को पेमेंट बता, रूम रेंट की लिमिट बता, सब लिमिट बता, कौन सी बीमारी कितने साल तक इसमें कवर्ड नहीं है वो बता, पुरानी बीमारी का कवर कब देगा वो बता, अलग से अगर मैटरनिटी लीव का कोई फंडा है तो वो बता। और अब अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो अगली प्रीमियम में हमको कितनी छूट मिलेगी वो बता। नो क्लेम बोनस बता। या तो हमारा कवर बढ़ा दे कि अगर इस साल हमने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया तो अगली बार हमारा कवर कितना बढ़ेगा। दूसरी बात, कवर अगर खत्म हो जाए तो क्या रिस्टोरेशन पॉसिबल है? भाई एक बार कवर खत्म हो गया तो अब क्या कुछ टॉपअप करके या कुछ करके कोई रिस्टोरेशन हो सकता है? आप वो भी पूछिए। देखिए, कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आपके पास 30 दिन है। अगर 30 दिन के अंदर आपको लगता है कि यार मैंने गलत मेडिकल पॉलिसी ले ली है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक नियम है, वो तो मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। लेकिन ये पूछना जरूरी है, नो क्लेम बोनस मिलेगा क्या, रिस्टोरेशन कवर कैसा होगा साल में, दोबारा अगर मैं बीमार पड़ने की नौबत आए तो क्या कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के मेरा रिस्टोरेशन हो सकता है, फ्री लुक मैं 30 दिन के अंदर पॉलिसी लौटा सकता हूं या नहीं, और ग्रेस पीरियड, प्रीमियम की निरंतरता बचाना। मान लो मैं प्रीमियम चूक गया तो कितने दिन का ग्रेस पीरियड दोगे जिसके अंदर मैं प्रीमियम डाल दूं तो मेरी पॉलिसी वापस रिवाइव हो जाए। ये मुझे पूछना जरूरी है। इसके बाद अगर आपने ये सब नहीं पूछा तो उसका एक उदाहरण छोटा सा बना हुआ है कि मान लो एक बिल बन गया 1 लाख का, रूम रेंट पे प्रोपोर्शन कट हो गया 15,000 का, को पेमेंट आपको देना पड़ गया 10%। कंज्यूमेबल कुछ होते हैं जो कंज्यूमेबल भी होते हैं, भैया कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल नहीं है उसकी भी एक बड़ी लिस्ट होती है। ये चीज शामिल नहीं है, ये चीज शामिल नहीं है, ये चीज शामिल नहीं है, ये चीज शामिल नहीं है। क्या चीजें शामिल नहीं है कंज्यूमेबल, क्या बाहर है वो भी पूछ लो। तो कंपनी 1 लाख के बिल पे आपको देगी 72,500 और आपके ठुक गए। तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय एजेंट से ये बातें तो करनी ही पड़ेंगी ना कि डिडक्टिबल क्या है, को पेमेंट क्या है, रूम रेंट लिमिट क्या है, सब लिमिट क्या है, इनिशियली कितने दिन का छोड़कर क्लेम मिलेगा, स्पेसिफिक इलनेस के लिए क्या करोगे, पुरानी बीमारी का क्या करोगे, नो क्लेम बोनस कितना दोगे, रिस्टोरेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ग्रेस पीरियड कितना दोगे, 30 दिन का फ्री लुक पीरियड तो दोगे ना प्लीज। एंड अब कवर बड़ा हो ये काफी नहीं है, शर्तें इंपॉर्टेंट है। रूम रेंट लिमिट हो ही ना, मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि रूम रेंट लिमिट जब आ गई तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली सब चीजों को डिडक्ट करती है। क्या प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट करती है भाई, उस रूम के अंदर जो क्या होता है, हॉस्पिटल रूम के हिसाब से अपनी सेवाओं की दर तय करते हैं कि अगर ये रूम रेंट है तो हमारे सेवाओं की दर ये है, ये रूम रेंट है तो हमारे सेवाओं की दर ये है। तो अब क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली फिर सब चीज में कवर हो जाती है। को पेमेंट और सब लिमिट जितनी कम हो उतना बेहतर हो, रिस्टोरेशन पॉसिबल हो और नो क्लेम बोनस मिल जाए। मतलब आप तो एक एजेंट को बुलाओ और उसको बोलो कि देख बड़ा कवर मत बता, मेरे को ये बता, रूम रेंट की लिमिट नहीं है तो दे, को पेमेंट नहीं है तो दे, सब लिमिट नहीं है तो दे, चल अगर को पेमेंट और सब लिमिट है तो भी उसको जिसकी सबसे कम हो वो दे, रिस्टोरेशन कर पाएगी पॉलिसी वो दे, और अच्छा नो क्लेम बोनस मिले वो दे। यानी आज का सूत्र है, बड़ा सम एश्योर्ड नहीं बल्कि हमें 3 चीजें देखना बहुत जरूरी है। रूम रेंट की लिमिट क्या है, को पेमेंट क्या है
और सब लिमिट क्या है, और ये विंडो क्या है, वेटिंग पीरियड कितना है। ये 4 चीजें अगर आपने मेडिकल क्लेम में नहीं देखी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय नहीं देखी, तो भूल जाइए, फिर आपको कोई कुछ भी टिका गया है। मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान देने का क्या मतलब है। आज का एपिसोड अगर पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इस जन साधारण के लिए शुरू की गई फाइनेंशियल लिटरेसी की क्रांति को आगे ले जाएं। धन्यवाद।